शुरू आगे। भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के अंदर अपने जो है वो चर्चा कर रहे थे और लास्ट क्लास के अंदर अपने चर्चा की थी कि 1944 के अंदर अपने पढ़ा था। पहले अपने 1942 तक क्या पढ़ा था पहले ये रिपीट करते हैं। 1942 के अंदर अपने पढ़ा था भारत छोड़ो आंदोलन, और भारत छोड़ो आंदोलन के बाद में अपने आगे चर्चा की थी कि 1944 के अंदर जो है वो लियाकत देसाई फॉर्मूला आया था, और इसी के अंदर अपने पढ़ा था एक और नाम आया था किसका, सी राजगोपालाचारी। इन्होंने भी प्रयास किया था। अब क्या है कि अपने देखा कि जो शुरुआत के अंदर जो है वो दो धड़े बन चुके थे भारत के अंदर, ठीक है भी, एक और तो मुस्लिम लीग है और एक और है कांग्रेस, और दोनों के ही प्रयास क्या है कि भारत को जो है वो आजाद करवाया जाए। लेकिन मुस्लिम लीग की एक अलग से जो मांग थी वो ये थी कि ये जो है वो पाकिस्तान निर्माण के ऊपर ज्यादा जो है वो बल दे रहे थे। इनकी जो महत्वपूर्ण मांग थी वो यही थी कि ज्यादा से ज्यादा इनकी मांग रही थी भी हम लोग जो है वो हमारा एक अलग से देश बनवाएंगे। अब क्या है कि आगे सुनना आप लोग, 1945 के अंदर एक बार आगे की चर्चा करके अपने कल की क्लास के अंदर जो है वो सारा पिछला रिपीट करेंगे, ठीक है। एक बार फ्लैश जो है वो अपने स्पीड से सारा जो है वो रिपीट करके आएंगे, यहां तक जितनी भी बातें पढ़ी है आगे बढ़ाते हैं अपने। 1945 के अंदर जो है वो अपने चर्चा करते हैं। 1945 में चुनाव हुए थे। 1945 में जो चुनाव हुए थे ये दोनों जगह पर हुए थे, यानी कि ये चुनाव भारत में भी हुए थे और ये चुनाव जो है उस समय ब्रिटेन में भी हुए थे। 1945 के चुनाव महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये चुनाव दोनों जगह पर हुए थे, भारत में भी हुए थे और ब्रिटेन में भी। अब अगर अपनी बात करें भाई ब्रिटेन के अंदर, तो ब्रिटेन के अंदर दो दल थे, जिनमें एक तो पार्टी है चुनाव लड़ती है, कौन सी, कंजर्वेटिव पार्टी, और एक पार्टी थी जिसका नाम है लेबर पार्टी। इन दोनों पार्टियों के मध्य चुनाव हुए। और भारत के अंदर जो चुनाव हुए थे, इन चुनावों के अंदर अगर अपनी बात करें तो एक और तो चुनाव लड़ा मुस्लिम लीग ने, और मुस्लिम लीग के अलावा जो है वो चुनाव लड़ा भारत के अंदर किसने, कांग्रेस ने। अब अगर अपनी बात करें तो भारत में जो चुनाव हुए थे 1945 के, ये चुनाव हुए थे केंद्रीय विधान परिषद के। भारत में जो चुनाव हुए थे वो किसके हुए थे, केंद्रीय विधान परिषद के चुनाव हुए। और इन केंद्रीय विधान परिषद के चुनाव के अंदर जो है वो 102 सीटों के ऊपर चुनाव हुए थे। कितनी सीटों पर? 102। 102 सीटों में से कांग्रेस ने कितनी सीटों पर जो है वो यानी कि बहुमत हासिल किया था, 57 सीटों पर। याद रखना 1945 के चुनाव के अंदर जो है वो कांग्रेस ने एक बड़े मतों से जो है मुस्लिम लीग को हराया था, और लगभग 102 में से 57 सीटों पर सरकार किसकी बनी थी, कांग्रेस। अब अगर अपनी बात करें भाई मुस्लिम लीग को, तो मुस्लिम लीग जो है वो केवल 3 प्रांतों में ही अपनी सरकार बना पाई थी। एक तो कौन सा प्रांत, बंगाल प्रांत, एक याद रखना है सिंध प्रांत, और एक याद रखना है पंजाब। ये 3 ही प्रांत ऐसे थे जहां पर मुस्लिम लीग सरकार बना पाई थी। बाकी सभी प्रांतों में जो है वो सरकार किसकी बनी थी, कांग्रेस की। याद रखना ये तीनों प्रांत कई बार पेपर में पूछे जाते हैं भी। 1945 के चुनाव के अंदर मुस्लिम लीग ने जो है वो कहां कहां पर चुनाव जीता था, तो अपने 3 ही प्रांत बताएंगे कौन कौन से, पंजाब, सिंध और बंगाल। बाकी जो है वो प्रांतों में सरकार किसकी बनी थी, तो कांग्रेस। अब एक बात और अगर अपने पढ़ते हैं तो अपने पढ़ा था कि मुस्लिम लीग ने अपने लिए एक क्षेत्र मांगा था भी, हमें जो है वो विभाजन चाहिए, हम एक अलग से देश बनाएंगे और हमारे लिए एक अलग से क्षेत्र होना चाहिए। और ये क्षेत्र था उस समय उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, और एक था असम क्षेत्र। ये 2 ऐसे क्षेत्र थे जिनकी मुस्लिम लीग मांग कर रही थी भी हमारे लिए जो है वो ये उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र जो है वो मुसलमानों के लिए खाली करो। अब क्या है कि ये जो केंद्रीय विधान परिषद के चुनाव हुए थे 1945 के अंदर, इन चुनावों के अंदर जो है वो मुस्लिम लीग 1945 के इन चुनाव में ना तो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में सरकार बना पाई और ना ही असम, यानी कि जो क्षेत्र अपने लिए इन्होंने आरक्षित करने की मांग की थी उस क्षेत्र में भी सरकार बना गई कौन, कांग्रेस। अब ये थे चुनाव। दोबारा से देखो 1945 में चुनाव भारत में भी और ब्रिटेन। भारत में याद रखने हैं किसके हैं चुनाव, ये केंद्रीय विधान परिषद। कितनी सीटों पर हुए, 102, जिनमें से कांग्रेस ने कितनी सीटें, 57।
अब 3 ही प्रांतों में सरकार बनी मुस्लिम की, कहां पर? बंगाल, सिंध और पंजाब। बाकी पूरे क्षेत्र में सरकार किसने बनाई थी? कांग्रेस। अब आगे सुनना, ब्रिटेन में चुनाव हुए दोनों पार्टियों के, जिनमें कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी। अब अगर अपनी बात करें तो कंजर्वेटिव पार्टी का प्रधानमंत्री था कौन? चर्चिल। अपने पढ़ा था कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है वो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल। पढ़िए ना बात अपनी। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय चाहे आपने भारत में क्रिप्स मिशन का पढ़ा था, उस समय भी कौन था? चर्चिल। अब क्या है कि लेबर पार्टी ने अपना जो है वो कैंडिडेट खड़ा कर दिया, जिसका नाम है क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली, यानी कि लेबर पार्टी ने तो अपना प्रत्याशी खड़ा किया मैदान में, क्लीमेंट एटली, और कंजर्वेटिव पार्टी का प्रत्याशी कौन सा है? तो कौन है? चर्चिल। अब एक बात मैंने आपको बताई थी कि ब्रिटेन की इन दोनों पार्टियों के अंदर जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी कभी नहीं चाहती कि भारतीय आजाद हो, जबकि लेबर पार्टी भारतीयों को स्वतंत्र करने के पक्ष में थी। अब हमने साइमन कमीशन जब पढ़ा था, याद होगा आपको, साइमन कमीशन वाले टाइम में भी मैंने आपको बताया था भी साइमन कमीशन का गठन समय से पहले क्यों किया गया। उसके पीछे कारण ये थे कि ये कंजर्वेटिव पार्टी चाहती नहीं है कि भारतीय जो है वो आजाद हो। अब क्या है कि जब यहां पर लेबर पार्टी के क्लेमेंट एटली ने पर्चा भरा तो उस समय इसने अपने घोषणा पत्र में यही घोषणा की थी कि अगर ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनती है तो हम लोग सरकार बनाते ही थोड़े ही समय बाद में भारतीयों को आजाद कर देंगे। यानी कि इसने अपने घोषणा पत्र के अंदर भी यही घोषणा कर दी कि भारतीयों को जल्द से जल्द स्वतंत्रता दे दी जाएगी। और जैसे ही इसने अपने घोषणा पत्र के अंदर ये जो बात कही तो भारतीयों ने बढ़ चढ़ करके जो है वो क्लीमेंट एटली को जिताने के प्रयास किए। जो ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय थे, इन भारतीयों ने भी जो है वो लेबर पार्टी को वोट किया और ये लेबर पार्टी बहुत बड़े अंतरों से जो है वो यहाँ पर जीत जाती है। जीत किसकी होती है? लेबर पार्टी की। और क्लीमेंट एटली जो थे वो यहाँ पर प्रधानमंत्री बने। कब की बात बता रहा हूं मैं? 1945। अब क्या है कि 1945 में सरकार बन गई किस पार्टी की? लेबर पार्टी। और लेबर पार्टी ने सरकार बनाते ही भारत के अंदर जो है वो एक प्रकार से एक दल भेजा जिसे नाम दिया गया है कैबिनेट मिशन। क्या नाम दिया गया? कैबिनेट मिशन। सुनना आप लोग एक बार आराम से, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? तो कब आया? 1946। कब आया बोलो? 1946। और कैबिनेट मिशन को भारत में भेजा किसने है? किसने भेजा? क्लीमेंट एटली। अब आप थोड़ा सा आगे आराम से सुनना। अब ये कैबिनेट मिशन है क्या, इससे कौन से क्वेश्चन आते हैं? कैबिनेट मिशन की अगर अपनी बात करें तो कैबिनेट मिशन में एक लाइन आती है भी, हमने अगस्त प्रस्ताव पढ़ा था, याद होगा आपको। अगस्त प्रस्ताव कब घोषित किया गया? 8 अगस्त 1940। अगस्त प्रस्ताव में क्या कहा गया कि भारत को अधिराज्य का दर्जा देंगे और भारत में संविधान सभा का गठन करेंगे जो भारतीयों के खुद के संविधान को तैयार करेगी। फिर क्रिप्स प्रस्ताव आया, उसमें भी एक ही बात कही गई भी अधिराज्य का दर्जा देंगे और भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन करेंगे। अब एक बार आराम से सुनना, अगर अपने से पूछे भी भारत में संविधान बनाने के लिए एक सभा गठित की गई थी, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा। याद रखना इस लाइन को, बहुत अच्छी लाइन है भी भारतीय संविधान निर्मात्री जो सभा गठित की गई थी, इस सभा का जो गठन किया गया था वो किसके तहत किया गया था? तो किसके तहत बताएंगे? कैबिनेट मिशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी, बताइए भारत में संविधान निर्मात्री सभा का गठन किसके तहत किया गया था? कैबिनेट मिशन। और कब किया गया था? तो अपने बताएंगे 1946। अब एक बार आराम से सुनना, 1946 में इसका गठन जो कर दिया गया था वो तो कर दिया गया था 14 मार्च को। गठन कब कर दिया गया? 14 मार्च 1946। और इसमें 3 सदस्य थे। याद रखना, कैबिनेट मिशन की पूरी संरचना पूछी जाती है पेपर में भी, बताइए कैबिनेट मिशन कितने जनों के नेतृत्व में गठित किया गया था? 3 ही जने हैं, इसमें ज्यादा आप लोगों को याद नहीं रखने नाम। एक का तो नाम क्या है? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, याद रखना एक नाम तो ये है। एक अपने पहले ही भारत में आके गया था आदमी, कौन? स्टेफर्ड क्रिप्स, जिसने अपना प्रस्ताव दिया था क्रिप्स मिशन के नाम से।
और एक नाम है ए बी अलेक्जेंडर। ए बी अलेक्जेंडर, बोलना साथ साथ में, ए बी अलेक्जेंडर। कितने व्यक्ति थे? 3। कौन कौन? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और ए बी अलेक्जेंडर। अब इनके थोड़े से पद देखना। जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है, ये तो उस समय भारत का शासन सचिव था, भारत का शासन सचिव था। स्टेफर्ड क्रिप्स जो है, ये व्यापार मंडल का अध्यक्ष था, व्यापार मंडल, जो वहां पर अपनी पार्टी पड़ी है। कौन सी पार्टी? लेबर पार्टी। क्लीमेंट एटली जो है, क्लीमेंट एटली का एक व्यापार बोर्ड का क्या था? एक अध्यक्ष था। कौन था? स्टेफर्ड क्रिप्स। और ए बी अलेक्जेंडर जो है, वो क्लीमेंट एटली की पार्टी के अंदर जो है, वो नौसेना का मंत्री था। किस सेना का? नौसेना का क्या था? मंत्री। इन लोगों को भारत में भेजा गया, भी आप जाओ भारत में और जाकर के सभी भारतीयों के जो राजनीतिक, आर्थिक और जो संवैधानिक गतिरोध है उनको दूर करो। अब क्या है कि ये कैबिनेट मिशन भारत आता है। याद रखना, गठन तो कब किया गया इसका? 14 मार्च 1946। और ये भारत में इसका जो आगमन हुआ वो हुआ 23 मार्च 1946। रट्टा मार लेना तारीखों का आप लोग, लाइनें सीधी आती हैं। ठीक है, भारत में आगमन कब हुआ था इसका? 23 मार्च 1946। अब क्या है कि जो कैबिनेट मिशन गठित हुआ, इस मिशन ने भारत में भ्रमण किया। भारत में क्या किया? इसने भ्रमण किया। और भारत में भ्रमण करके इसने जो है भारत के जो है वो समस्याओं को देखा। भारत के अंदर जितने भी जो है वो अलग अलग पक्ष के लोग थे, उनकी विचारधाराओं को देखा। और इसने जो है 5 से 11 मई 1946, याद रखना कब है? 5 से 11 मई 1946 इसने जो है वो शिमला में एक सम्मेलन बुलाया। शिमला में क्या बुलाया? एक सम्मेलन। इससे पहले भी हमने पढ़ा था, भी शिमला में एक सम्मेलन बुलाया। वेवेल योजना पढ़ी थी अपने। वेवेल योजना के बाद में शिमला में समझौता करने के लिए दोनों दलों को बुलाया, जिनमें एक और मोहम्मद अली जिन्ना और एक और मौलाना अबुल कलाम आजाद, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकले। अब यहाँ पर शिमला में सम्मेलन बुलाया, और शिमला में सम्मेलन बुलाने के बाद में इसने जो है वो 16 मई, याद रखना कितनी तारीख? 16 मई 1946 को इसने जो है भारत में एक मंत्रिमंडल अधिनियम जारी कर दिया। कौन सा अधिनियम जारी कर दिया? मंत्रिमंडल अधिनियम क्या कर दिया गया? जारी। अब एक बार आराम से सुनना, कितनी तारीख को जारी किया गया था मंत्रिमंडल अधिनियम? 16 मई 1946। मंत्रिमंडल अधिनियम क्या था? इसके अंदर कौन कौन सी बातें थी वो थोड़ी सी आराम से सुनना। पहली बात क्या है? भी भारत में संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। भारत में क्या किया जाएगा? संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। गठन किया जाएगा। भी भारत में एक सभा बनाएंगे जो संविधान का क्या करेगी? निर्माण। संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। अब ये जो संविधान निर्मात्री सभा है, इसके जो सदस्य होंगे, इनके जो सदस्य होंगे, इन सदस्यों का जो चुनाव होगा वो कहां से होगा? सदस्यों का चुनाव 3 क्षेत्रों से होगा। कितने क्षेत्रों से? 3। पहला तो जो ब्रिटिश चीफ कमिश्नर के द्वारा जो शासित क्षेत्र हैं, ठीक है, ब्रिटिश चीफ कमिश्नर के द्वारा शासित क्षेत्र हैं। कितने क्षेत्र थे? 4। 4 सदस्य तो यहां से आएंगे। उसके अलावा जो है इन सदस्यों का चुनाव होगा देशी रियासतों से। देशी रियासतों के अलावा ये सदस्य कहां से आएंगे? तो ये सदस्य आएंगे ब्रिटिश प्रांत से। ब्रिटिश प्रांत से। अब एक बार दोबारा सुनना, क्या बात कही गई थी? भी भारत में संविधान निर्मात्री सभा का क्या करेंगे? गठन। और ये जो संविधान निर्मात्री सभा होगी, इसमें जो सदस्य होंगे, ये सदस्य कहां कहां से आएंगे? ब्रिटिश शासित क्षेत्रों से आएंगे, देशी रियासतों से आएंगे और ब्रिटिश प्रांतों से आएंगे। अब क्या है, क्या एक सदस्य का जो चुनाव किया जाएगा, याद रखना कितने सदस्य का? एक सदस्य का चुनाव जो है वो अधिकतम 10 लाख लोगों के द्वारा, याद रखना यहां पर एक शब्द बोल रहा हूं, कौन सा? अधिकतम कितने लाख लोग? 10 लाख लोगों के द्वारा किया जाएगा। भी एक सदस्य को चुनने के लिए अधिकतम से अधिकतम कितने लोग हो सकते हैं? 10 लाख। 10 लाख से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, और इस प्रकार से इसने जो है यहां पर बात कही। दूसरी बात क्या थी? क्या भारत एक संघ होगा? भारत एक क्या होगा? संघ होगा।
और इस भारत संघ के अंदर जो है वो 3 चीजें रहेगी। क्या क्या रहेगी? ब्रिटिश शासित क्षेत्र रहेंगे चीफ कमिश्नर के द्वारा, देसी रियासतें रहेगी और ब्रिटिश प्रांत रहेंगे। उसके अलावा जो है वो तीसरी बात ये है भी भारत संघ जो है, इस भारत संघ के पास में, संघ के पास में राष्ट्र से संबंधित, राष्ट्र के अलावा विदेश से संबंधित जितने भी मामले हैं वो किसके पास में रहेंगे? भारतीय संघ के पास में। बाकी जो रियासतें हैं, बाकी जो अंदर की जो रियासतें हैं, इन रियासतों के पास में जो है वो अपने खुद के आंतरिक मामले सुलझाने की छूट रहेगी। भी रियासतों को छूट रहेगी भी वो आंतरिक मामले सुलझाए, और राष्ट्र को जो है या जो है वो संघ को ये छूट रहेगी भी वो अपने विदेश और राष्ट्र से संबंधित मामले सुलझाए। इसके अलावा एक बात और देखो भी प्रत्येक 10 साल के बाद में, प्रत्येक 10 वर्ष, पहली बात क्या है भी ये संविधान निर्मात्री सभा क्या करेगी? संविधान बना करके तैयार करेगी। संविधान जो तैयार होगा, इस संविधान का जो है वो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद जो है वो जनता के द्वारा क्या किया जाएगा? मूल्यांकन किया जाएगा, देखा जाएगा भी ये संविधान हमारा जो है वो ठीक तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। प्रत्येक 10 साल के बाद में क्या करेंगे? अपने इसका मूल्यांकन भी करेंगे। दोबारा से देखो, अब ये जो मंत्रिमंडल अधिनियम जारी किया, इसी को कैबिनेट मिशन की योजना के नाम से भी जाना जाता है। क्या बातें कही थी इसने? पहली बात क्या है? भारत में संविधान निर्मात्री सभा का क्या करेंगे? गठन, और इसमें अधिकतम जो है एक सदस्य चुना जाएगा। कितने लाख लोगों से? 10 लाख लोगों से। दूसरी बात क्या है कि सदस्यों का चुनाव कहां कहां से होगा? ब्रिटिश चीफ कमिश्नर के द्वारा शासित क्षेत्रों से, देसी रियासतों से और ब्रिटिश प्रांतों से। दूसरी बात इसमें क्या है भाई? भारत एक संघ होगा जिसमें ये तीनों चीजें शामिल रहेगी। भारतीय संघ के पास में अपने खुद के राजनीतिक निर्णय लेने से संबंधित, विदेश नीति से संबंधित निर्णय लेने से संबंधित छूट रहेगी, जबकि अंदर की जो देसी रियासतें हैं उनको अपने आंतरिक मामले सुलझाने की छूट रहेगी। अगली बात क्या थी? क्या प्रत्येक 10 वर्ष के बाद में मूल्यांकन करके देखा जाएगा भी हमारा संविधान ठीक तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। अब क्या कही? ये सारी बातें कही, और इसमें एक बात और कही गई थी। बात क्या थी? क्या भारत में जो है वो संविधान सभा के निर्माण के लिए, संविधान निर्माण के लिए, संविधान निर्माण के लिए क्या बनाई जाएगी? संविधान सभा। संविधान सभा के अंदर जो सदस्य होंगे, इन सदस्यों की संख्या कितनी रहेगी? 389। सुनना आराम से, बात क्या कही गई थी भी? संविधान सभा के अंदर जो सदस्य होंगे, सदस्यों की संख्या कितनी रहेगी? 389। और एक सदस्य का चुनाव जो है वो कितने लाख लोगों पर होगा? कितने लाख लोगों पर? 10 लाख। बताया ना अभी मैंने आपको, एक सदस्य का चुनाव कितने लाख लोगों पर? 10 लाख। और ये सदस्य कहां कहां से चुनकर आएंगे? बताना एक बार दोबारा से मुझे। 3 क्षेत्र बताए। पहला तो क्या बताया? ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत। एक क्या बताया? चीफ शिप क्षेत्र कह सकते हैं अपने, चीफ शिप क्षेत्र, जहां पर जो है वो सीधा वायसराय गवर्नर जनरल का नियंत्रण होता था। और एक जो है वो शब्द पढ़ा हमने, कौन सा? देसी रियासतें। देसी रियासतों से कितने सदस्य चुनकर आएंगे? 292। कितने? 292। चीफ कमिश्नर के द्वारा शासित क्षेत्र कितने? 4। और बाकी 93 सदस्य कहां से चुनकर आएंगे? ब्रिटिश प्रांत। याद रखना, ये जो आंकड़ा है ना वो बहुत बार पेपर में पूछा गया है। भी बताइए संविधान सभा में जो है, या संविधान निर्मात्री जो सभा थी, उसमें कितने लोग कहां कहां से थे? याद रखना, ब्रिटिश प्रांतों से कितने थे? 93। चीफ शिप क्षेत्र से कितने थे? 4। और देसी रियासतों से कितने थे? 292। ये क्या था? इसके अंदर कैबिनेट मिशन के अंदर या मंत्रिमंडल आयोग के अंदर ये प्रावधान किए गए थे। अब क्या है कि इन प्रावधानों को जो है, इन प्रावधानों को लागू करने के लिए एक बात यह भी कही गई थी भी जब तक हमारा संविधान बनकर के तैयार न हो जाए, याद रखना आप लोग, जब तक संविधान बनकर तैयार न हो जाए, तब तक क्या करेंगे? तब तक एक 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। सदस्यीय मंत्रिमंडल का क्या किया जाएगा? गठन। मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। और यही मंत्रिमंडल जो है भारत की क्या रहेगी? एक प्रकार से संसद।
भी जब तक संविधान बनकर के भारतीयों का तैयार नहीं हो जाता तब तक ये मंत्रिमंडल ही भारतीयों की क्या रहेगी, संसद। और इसमें कितने मंत्री होंगे, 14। कितने मंत्री होंगे बोलो, 14। अब ये जो 14 मंत्री हैं, इन 14 मंत्रियों के ऊपर बात आई भी ये 14 मंत्री होंगे कौन कौन। तब इसमें कहा गया भी 6 तो इसमें कौन होंगे, हिंदू। 5 कौन होंगे इसमें, मुस्लिम, ठीक है। 1 इसमें होगा सिख और 1 इसमें होगा ईसाई, 1 ईसाई और 1 ही इसमें होगा कौन, पारसी, ठीक है। एक बात ये भी थी, सुनना आराम से, एक बात दोबारा से, यहां तक अपने चर्चा की। अपने सबसे पहले क्या पढ़ा, 1945 में चुनाव हुए। चुनाव भारत में भी हुए और चुनाव ब्रिटेन में भी हुए। ब्रिटेन में चुनाव हुए तो यहां पर कौन सी पार्टी जीती, लेबर पार्टी। प्रधानमंत्री कौन बना, क्लीमेंट एटली। और एटली ने जैसे घोषणा की थी कि वैसे ही भारत को आजाद करवाने के लिए इसने प्रयास करना शुरू कर दिया। और इधर भारत में चुनाव हुए केंद्रीय विधान परिषद के, जिनमें जो है वो 102 सीटों में से 57 कौन ले गई, कांग्रेस। केवल 3 प्रांतों में सरकार बनी मुस्लिम लीग की, कहां पर, बंगाल, पंजाब और सिंध। पढ़ ली बात। अब क्या, क्लीमेंट एटली की सरकार बनी और उसने भारत में जो है वो सुधारात्मक एक जो है वो प्रयास किया, जिसे नाम दिया गया कैबिनेट मिशन। लाइन क्या आएगी भी, भारतीय संविधान सभा का गठन करने के लिए निम्नलिखित में से किसे जो है वो भारत में भेजा गया था, तो अपने क्या बताएंगे, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन का गठन कब किया गया था, 14 मार्च 1946 ब्रिटेन में। और यह कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो 23 मार्च 1946। अब कैबिनेट मिशन भारत में आया तो इसमें कितने सदस्य थे, 3। पहला जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जो भारत का शासन सचिव था। अब एक नाम है स्टेफर्ड क्रिप्स, जो उस समय क्या था, व्यापार मंडल का अध्यक्ष क्लीमेंट एटली की सरकार में। और तीसरा नाम है एबी अलेक्जेंडर, जो उस समय नौसेना का क्या था, मंत्री। अब क्या है कि ये जो है वो ये कैबिनेट मिशन भारत आया और इसने भारत में आकर के भारत भ्रमण किया और 5 से 11 मई तक इसने जो है वो शिमला में अपना एक सम्मेलन बुलाया। अब इस शिमला सम्मेलन के अंदर इसने जो बातें कही वो ये बातें थी, क्या बात थी, भी भारत में संविधान निर्मात्री सभा का गठन करेंगे, 1 सदस्य का चुनाव जो है वो अधिकतम 10 लाख लोगों पर होगा और इसके अलावा ये सदस्य इन क्षेत्रों से चुनकर आएंगे। आगे इनका डिवाइडेशन भी हमने पढ़ा। फिर भारतीय क्या होगा, संघ। भारतीय संघ के पास में विदेश नीति से संबंधित निर्णय लेने की छूट रहेगी और रियासतों को अपने आंतरिक मामले सुलझाने की छूट रहेगी। फिर प्रत्येक 10 वर्ष के बाद में संविधान का मूल्यांकन किया जा सकता है। अगली बात क्या है भी, ये संविधान सभा जो बनेगी वो 3 क्षेत्रों से बनेगी। ब्रिटिश प्रांतों से इसमें कितने लोग आएंगे, 93। चीफ क्षेत्रों से कितने आएंगे, 4। और देशी रियासतों से कितने आएंगे, 292। अब इसके बाद में आपको आगे ये भी ध्यान रखना है भी, जब तक ये संविधान सभा अपना खुद का संविधान बनाकर तैयार ना कर ले, भी ये 389 लोग मिलकर के काम करेंगे और जितने सुधार ये लोग अपने संविधान में कर सकते हैं तब तक ये करते रहेंगे। और जिस दिन इनको लगेगा भी अब हमारा संविधान बनकर के तैयार हो गया, उस दिन ये लागू करेंगे। जब तक संविधान बनकर तैयार नहीं होगा, लागू नहीं होगा, तब तक ये 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल भारत में शासन करेगा। वायसराय के नियंत्रण में शासन होगा, कितने लोगों के द्वारा, 14 लोगों के द्वारा। उच्चतम एक पद रहेगा वायसराय का, उसके अलावा उसके नीचे ये 14 सदस्य जो है वो भारत की सरकार चलाएंगे। अब क्या है कि ये 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल जब तक गठित नहीं होता तब तक तो पहले की प्रणाली रहेगी, जैसे अंग्रेज भारत में शासन करते थे। और जिस दिन ये 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल गठित हो गया उस दिन भारतीयों को सत्ता हैंडओवर कर दी जाएगी। उम्मीद करता हूं कहानी समझ आ रही है आपको। अब क्या है कि ये 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल, जिसमें 6 तो क्या थे, हिंदू। और जैसे कि जनता का अनुपात है उसी अनुपात से जो है इन्होंने डिवाइडेशन किया, 14 में से 6 हिंदू रख दिए, 5 मुस्लिम रख दिए और 3 जो है वो अन्य थे, जिनमें एक ईसाई है, एक जैन, एक आपका पारसी है और एक सिख है। अब क्या हुआ कि जब ये जो है मंत्रिमंडल आयोग ने ये बात कही, उस दिन क्या हुआ कि मुस्लिम लीग के सदस्यों ने एक बात अड़ा दी कि ये 14 सदस्य होंगे, इनमें 5 केवल और केवल मुस्लिम लीग के ही होने चाहिए। भी ये कैसे ना कैसे करके जो है बात को बीच में जो है वो टालमटोल करना चाहते थे,
लेकिन इनकी बात जो है वो ये थी यहां पर कि ये पांचों के पांचों किसके होने चाहिए, मुस्लिम लीग। अब क्या है कि इस बात को भी मंत्रिमंडल आयोग ने स्वीकार कर लिया, भी कोई बात नहीं है, 500 सदस्य किसके रख देंगे, मुस्लिम लीग के। अब क्या है कि जब ये सारी बातें हुई उसके बाद में क्या है कि याद रखना 12 अगस्त, कितनी तारीख है, 12 अगस्त 1946 को कांग्रेस की बैठक हुई। कांग्रेस की क्या हुई, बैठक, कांग्रेस की बैठक हुई और इस बैठक के अंदर निर्णय लिया गया भी अब हम मंत्रिमंडल का क्या करेंगे, गठन। मंत्रिमंडल का क्या करेंगे, गठन, जिसमें कितने सदस्य होंगे, 14। अपने पढ़ाई अब भी कितने सदस्य होंगे, 14। 12 अगस्त को मीटिंग हुई कांग्रेस की और इस मीटिंग के अंदर एक ही बात पर चर्चा चल रही है भी अब हमें भारत में मंत्रिमंडल गठित करना है, ऐसा मंत्रिमंडल गठित करना है जो भारतीय शासन को चला सके। पहली बार भारतीयों को इतना बड़ा जिम्मा सौंपा गया था भी अपना खुद का शासन चला के देखना है आपको, भी एक संविधान लागू होने से पहले शासन चलाने का ट्रायल था। अब क्या है कि 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल गठित करना था, जिसमें 6 सदस्य, जिसमें 5 सदस्य किसके होने चाहिए, मुस्लिम लीग के होने चाहिए। पढ़ी है ना बात हमने। अब क्या है, अभी बताया था मैंने आपको भी 6 हिंदू हैं, 5 किसके हैं, मुस्लिम लीग के, क्योंकि ये प्रस्ताव दिया था कैबिनेट मिशन ने भी जो 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल गठित होगा उसमें 5 मुस्लिम लीग के भी होने चाहिए। अब क्या है कि जब ये सारी बातें यहां पर कही गई, 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल गठित करने की बात आई और कांग्रेस ने अपने जो है अपने 9 सदस्यों के नाम जो है वो कांग्रेस ने सुझा दिए। कांग्रेस ने कहा भी हमारे 9 सदस्य जो हैं, ये 9 सदस्य ये लोग होंगे। अब जो है वो मुस्लिम लीग से प्रस्ताव मांगा गया भी आप अपने 5 सदस्य दीजिए हमें ताकि हम मंत्रिमंडल का गठन कर सके। ठीक है। अब क्या है कि जो 5 नाम मांगे गए मुस्लिम लीग से भी आप अपने 5 सदस्यों के नाम दीजिए हमें, ठीक है, ताकि हम मंत्रिमंडल का गठन कर सकें। अब क्या है कि जब इनसे नाम मांगे गए ना, उस समय क्या है कि मुस्लिम लीग को यह लगने लग गया भी अगर ये मंत्रिमंडल गठित हो गया तो जब तक संविधान हमारा नहीं तैयार होगा तब तक ये मंत्रिमंडल शासन करेगा और शासन करेगा और उधर से संविधान तैयार हो जाएगा और संविधान के अंदर पूरी बातें लिखी जाएगी भी भारत एक संघ होगा, राज्यों का संघ होगा, रियासतों का संघ होगा, जिसमें हमारी जो मांग है उस मांग को ये लोग ठुकरा देंगे। जो पाकिस्तान नाम की जो मांग चल रही थी, ये मांग इनको खत्म होती हुई यहां पर दिखाई देती है। अब क्या है कि इन लोगों के बीच में यहां पर खलबली मची और इन लोगों ने जो है वो निर्णय लिया भी हम जो है वो 5 सदस्यीय मंत्रिमंडल में एक बार भेजेंगे। षड्यंत्र क्या था सुनना, 5 के नाम दे दिए, इन्होंने 14 पूरे कर लिए और इधर से इनकी जो है विचारधारा चल पड़ी भी अब अपने मंत्रिमंडल को किस दिन लागू करवाएं, किस दिन से ये मंत्रिमंडल भारत में काम करना शुरू करे। अब क्या है कि थोड़े ही दिन बाद में, 4 दिन के बाद में तारीख आई 16 अगस्त 1946। उस दिन क्या किया कि ये जो 5 नाम इन्होंने यहां पर दिए थे मंत्रिमंडल के, इन लोगों ने अपने नाम वापिस ले लिए और ये एक प्रकार से क्या था, मंत्रिमंडल से इस्तीफा। ठीक है। मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे जिन्होंने अपने 5 लोगों के नाम दिए थे, इन्होंने इस मंत्रिमंडल से अपने नाम वापस ले लिए भी हम तो इस मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे, हमारा पाकिस्तान बनाओ। और जिन्ना ने घोषणा की भी जो भी भारत के अंदर मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, उन मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से जो है वो हिंदुओं को बाहर निकालो। हिंदुओं को क्या करो, बाहर निकालो, हिंदुओं को बाहर निकालो। अब क्या है, इस दिन को नाम दिया गया प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। क्या दिया गया, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कितनी तारीख है ये, 16 अगस्त 1946। डायरेक्ट एक्शन प्लान के नाम से इसको जाना जाता है। अब क्या है कि 16 अगस्त 1946 को जिन्ना के आदेश पर हिंदुओं को मुस्लिम बहुल क्षेत्र से बाहर निकालना शुरू कर दिया जाता है। अब एक क्षेत्र है, देखो नाम है जिसका नौख्याली। क्या नाम है, नौख्याली। और नौख्याली कहां पर पड़ता है, अपने बताएंगे कहां पर है, बंगाल। जो पूर्वी बंगाल है, बांग्लादेश बन गया आज, वहां पर यह नौख्याली नामक स्थान था। अब क्या है कि जैसे ही जिन्ना ने आदेश दिया मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से हिंदुओं को बाहर निकालो, तो उस दिन क्या हुआ कि नौख्याली से जबरन हिंदुओं को बाहर निकालना शुरू
कर दिया। और जैसे ही यहां पर हिंदुओं को घर से बाहर निकालना शुरू कर दिया और इनको कह दिया भी आप जाओ, जहां पर हिंदू रहते हैं वहां पर जाओ आप। अब एक बात देखो, आज अपने रहते हैं घरों के अंदर, अपना खुद का परिवार है, खुद का समाज है, और इस समाज के अंदर कोई आकर रख के अपने को एक दिन के अंदर अंदर कह दे भी आप यहां से छोड़कर जाओ, तो क्या यहां पर जो है वो मामला शांत रहेगा? कभी नहीं रहेगा। अब यही हुआ नोक्याली के अंदर, जब यह आदेश पारित किया गया और लोगों को घर से बाहर निकालना शुरू किया, तो उस दिन क्या है कि यहां पर बहुत बड़ी मात्रा में हिंसा हुई थी। माना जाता है कि एक दिन के अंदर अंदर यहां पर 9,000 हिंदुओं का कत्लेआम कर दिया गया। कितने हिंदुओं का कत्ल कर दिया गया? 90,000, सॉरी कितने, 90,000 जो है वो हिंदुओं का कत्ल कर दिया गया एक दिन के अंदर अंदर। कहां पर? नोक्याली में। अब क्या है कि जब बंगाल में हिंदुओं का कत्ल किया जाना शुरू किया गया, भी जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां पर हिंदू मारे गए। अब क्या है कि हिंदुओं ने नंबर लगा दिया भी जहां पर मुस्लिम ज्यादा है उनको मारो, जहां पर मुस्लिम कम है उनको वहां पर मारो। अब क्या हुआ कि यही हिंसा जो है वो आगे देखने को मिली कहां पर? पंजाब। पंजाब के अंदर क्या है कि जो मुस्लिम आबादी थी इसकी संख्या थोड़ी सी कम थी और यहां पर हिंदू क्या थे? ज्यादा। और इन मुस्लिमों को मारना शुरू किया। माना जाता है भी पंजाब के अंदर 1.5 लाख मुस्लिमों का कत्ल किया गया। अब ये एक बहुत बड़ी हिंसा हुई थी। अब क्या है कि जैसे ही ये प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस तो एक ही दिन था, कौन सा? 16 अगस्त, ये पेपर में आता है। लेकिन ये हिंसा एक दिन में शुरू हुई है तो एक दिन में तो बंद नहीं होगी, ठीक है। और ये हिंसा धीरे धीरे करके पूरे भारत में फैलनी शुरू हो गई। अब क्या है कि जैसे ये हिंसा फैली तो यहां पर एक बात देखो, भी मुस्लिम 1.5 लाख मारे गए, ये एक बड़ा बड़ा आंकड़ा है। ये क्या है? बड़ा बड़ा आंकड़ा है, कहीं पर कोई फिक्स लिखा हुआ नहीं है। और एक ही आंकड़ा है भी हिंदू 90,000 मारे गए, ये भी एक बड़ा बड़ा आंकड़ा है। अब जो हिंदू 90,000 मारे गए हैं, इस हिंसा के अंदर क्या मुस्लिम नहीं मरे थे क्या? बंगाल में भी हिंसा दोनों पक्षों में हुई है, तो क्या यहां पर हिंदू ज्यादा मारे गए? चलो अपने मान लिया भाई मुस्लिमों की आबादी ज्यादा होने के कारण हिंदू ज्यादा मारे गए। अब क्या सामने से हिंदुओं ने बचाव में क्या मुस्लिमों को नहीं मारा होगा? बोलो। और यहां पर जब मुस्लिम मरे हैं तो क्या इन मुस्लिमों ने अपने बचाव में हिंदुओं को नहीं मारा होगा? मारा है। अब क्या हुआ कि जब ये हिंसा भड़की ना भारत में, तो इस हिंसा की चपेट में आ गए कौन? अंग्रेज। अंग्रेज प्रशासन के जो लोग थे, अंग्रेजी प्रशासन के, इन्होंने हिंसा को दबाने का प्रयास किया। तो जो हिंसक भीड़ थी इन्होंने अंग्रेजों पर भी आक्रमण करना शुरू कर दिया और अंग्रेजों को मारना शुरू कर दिया। अब क्या है कि अंग्रेजों को जब मारना शुरू किया जाता है तो अंग्रेजों ने जो है वो भारत को जल्द से जल्द आजाद करवाने की घोषणा कर दी। और अंग्रेजों ने कहा भी इन भारतीयों को आजाद करो, नहीं तो ये आपस में तो मर ही रहे हैं लड़के, हमें भी यहां पर मारेंगे। और इनकी घोषणा ये थी कि भारत को जितना जल्दी हो सके आजाद करो। पहले इनका मतलब ये था कहने का कि इनकी मान्यता ये थी, जब ये संविधान सभा गठित हुई थी यानी कि गठन की बात कही गई थी, तो उस समय कहा गया था कि जून 1948 तक आपको आजाद कर देंगे। लेकिन इस हिंसा के कारण अंग्रेजों को भारत को जो है वो अगस्त 1947 में छोड़ करके जाना पड़ गया। ठीक है, ये कहानी थी। विषम्य पूर्व आजाद होने की एक कहानी रही थी, वो थी प्रत्यक्ष कार्यवाही। अब क्या है कि ये जो कार्यवाही हुई है प्रत्यक्ष कार्यवाही, इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका है? मुस्लिम भी लोगों को भड़काने का मुस्लिम लीग ने काम किया था, सबसे बड़ा योगदान इसका था। अब क्या है इसके बाद में आगे अगर अपनी और चर्चा करें तो सुनना, 2 सितंबर 1946 ये निर्णय लिया गया कांग्रेस के द्वारा भी अगर मुस्लिम लीग जो है मंत्रिमंडल के गठन में हमारा साथ देती है तो ठीक है, नहीं देती है तो हम लोग जो है इस मंत्रिमंडल का गठन लीग की अनुमति के बिना ही कर लेंगे। इस लीग के जो सदस्य है ना 5, इन 5 सदस्यों मुसलमानों को हम कहीं से और कांग्रेस के सदस्यों को लेकर के इनको पूरा कर लेंगे। अगर ये लीग साथ देती है तो ठीक है, नहीं देती है तो हम हमारा मंत्रिमंडल गठित करेंगे ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि इनको पता था भी ये जो लीग है वो हमारी पार नहीं पड़ने देगी। अब क्या है कि इन्होंने जो है वो मंत्रिमंडल के गठन की जब ये बात कही तो थोड़े ही टाइम बाद में लीग ने जो है वो 26 अक्टूबर 1946 को जो है वो मंत्रिमंडल को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, भी लीग जो है वो यानी कि मंत्रिमंडल को ज्वाइन कर लेती है कब? 26 अक्टूबर 1946।
लेकिन मंत्रिमंडल को ज्वाइन करने का एक ही उद्देश्य था, भी मंत्रिमंडल की कार्यवाही को ठप करना, ताकि ये जो है वो मजबूर हो जाए पाकिस्तान के निर्माण करने पर। अब क्या हुआ कि जब ये मंत्रिमंडल गठित किया गया तो इसमें कितने सदस्य होंगे मंत्रिमंडल में? अभी हमने पढ़े हैं कितने सदस्य हैं? 14। अब ये जो मंत्रिमंडल है इसका विभाग पूछा जाता है पूरे मंत्रिमंडल का, भी किस आदमी के पास में कौन कौन से पद रहे थे। याद रखना, दोबारा बता रहा हूं, इसके अंदर जो है वो क्वेश्चन क्या आएगा कि आदमी का नाम दे देगा, भी ये मंत्रिमंडल का सदस्य था या नहीं था। इसे अंतरिम मंत्रिमंडल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत गठित किया गया था। सुनना कौन कौन है इसमें। क्या इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल है? क्या वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल एक नाम है, वल्लभ भाई पटेल। और अगर अपने पढ़े तो क्या जवाहरलाल नेहरू भी थे? जवाहरलाल नेहरू भी थे। नाम आता है सी राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी, ठीक है। और नाम अगर अपने पढ़े तो राजेंद्र प्रसाद भी थे, राजेंद्र प्रसाद। एक नाम है जोगेंद्र सिंह, क्या नाम है? जोगेंद्र सिंह। जोगेंद्र सिंह के अलावा एक नाम है जगजीवन राम, क्या नाम है? जगजीवन राम। जगजीवन राम के अलावा अगर अपने आगे और बात करते हैं तो एक नाम आता है लियाकत अली, क्या नाम है? लियाकत अली। लियाकत अली के अलावा एक नाम है आसफ अली, क्या नाम है? आसफ अली। आसफ अली के अलावा यहां पर एक नाम है गजनफर अली, क्या नाम है? गजनफर अली। और एक नाम आता है अब्दुल निस्तार खां, क्या नाम है? अब्दुल निस्तार खां, अब्दुल निस्तार खां। एक नाम आता है आई चुंदरीगर, क्या नाम है? आई चुंदरीगर, आई चुंदरीगर। एक नाम आता है यहां पर बलदेव सिंह का, किसका? बलदेव सिंह। दो व्यक्ति और हैं जिनमें एक है CH बाबा, क्या नाम है? CH बाबा। और एक नाम आता है यहां पर जॉन मथाई, जॉन मथाई। कुल कितने सदस्य थे तो कितने बताएंगे? 14। अब क्या है, कई नामों के अलावा कोई भी सदस्य दे तो ये मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था। ये जो 1946 में मंत्रिमंडल गठित हुआ था भारत में, 14 सदस्य, इनमें 14 सदस्य कौन कौन थे? ये अगर अपने से क्वेश्चन पूछे तो इनके नाम याद होने चाहिए आपको। किन किन के नाम बता रहा हूं? वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, जोगेंद्र सिंह, जगजीवन राम, लियाकत अली, आसफ अली, गजनफर अली, अब्दुल निस्तार खां, आई चुंदरीगर, बलदेव सिंह, CH बाबा और जॉन मथाई। अब क्या है कि इनको अलग अलग डिपार्टमेंट भी दिया गया, भी जब तक संविधान बनकर के तैयार नहीं होगा तब तक इन विभागों के अंदर काम भी तो करना है। अब इनको क्या है कि अपने अपने खुद के अलग अलग डिपार्टमेंट दिए गए। सुनना एक बार आराम से। वल्लभ भाई पटेल को दिया गया, वल्लभ भाई पटेल को दिया गया विभाग गृह और सूचना प्रसारण विभाग। गृह और सूचना प्रसारण मंत्री किसे बनाया गया तो किसे बनाया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जबकि अगर अपनी बात करें भी विदेशी मामले और जो राष्ट्रमंडल से संबंधित जो मामले थे, राष्ट्रमंडल से संबंधित जो मामले थे वो किसको दिए गए थे? जवाहरलाल नेहरू। दोबारा सुनना, भी प्रथम गृह और सूचना प्रसारण मंत्री कौन बने थे? वल्लभ भाई पटेल। विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले किसको दे दिए गए थे? किसको दे दिए गए थे? जवाहरलाल नेहरू। और शिक्षा के जो मंत्री बनाए गए थे, प्रथम शिक्षा मंत्री कौन बने थे? तो सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। जबकि अगर अपने बात करें भी कृषि और खाद्य आपूर्ति, कृषि और खाद्य आपूर्ति विभाग किसे दिया गया था तो किसे दिया गया था? राजेंद्र प्रसाद। किसे दिया गया था? राजेंद्र प्रसाद। जबकि अगर अपनी बात करें भी जोगेंद्र नाथ की या जोगेंद्र सिंह की तो इनको क्या दिया गया था? विधि विभाग, कानून विभाग किसे दिया गया था? जोगेंद्र सिंह को। जबकि अगर अपनी बात करें भी जो श्रम मंत्री बनाए गए थे, श्रम विभाग के मंत्री बनाए गए थे वो कौन थे? जगजीवन राम। दोबारा से देखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास में कौन सा विभाग है? गृह और सूचना प्रसारण। जवाहरलाल नेहरू के पास में कौन सा है? विदेश मंत्री और राष्ट्रमंडल। जबकि सी राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्री, राजेंद्र प्रसाद को कृषि और
खाद्य आपूर्ति मंत्री और जोगेंद्र सिंह को विधि मंत्री, और अगर अपने जगजीवन राम की बात करें तो श्रम मंत्री। अब आगे देखना, लियाकत अली के बारे में बात करते हैं तो इनको दिया गया वित्त विभाग। क्या दिया गया? वित्त विभाग के मंत्री किसे बनाया गया? तो किसे बनाया गया? लियाकत अली। फिर आसफ खां की अगर अपनी बात करें तो इनको दिया गया कौन सा डिपार्टमेंट? रेलवे। रेलवे डिपार्टमेंट किसको हैंडओवर किया गया था? आसफ अली। जबकि गजनफर अली की अलग अगर अपनी बात करते हैं तो इनको दिया गया था स्वास्थ्य विभाग। कौन सा विभाग? स्वास्थ्य। और अब्दुल निस्तार खां की अगर अपनी बात करते हैं तो इनको दिया गया था कौन सा विभाग? संचार। कौन सा विभाग? संचार। दोबारा बता रहा हूं भी, आपको डिपार्टमेंट जो है वो एक एक के अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। कौन कौन से पढ़े अपने? वल्लभ भाई पटेल गृह और सूचना प्रसारण मंत्री, जवाहरलाल नेहरू विदेशी और राष्ट्रमंडल, सी राजगोपालाचारी शिक्षा, राजेंद्र प्रसाद कृषि और खाद्य आपूर्ति, जोगेंद्र सिंह है विधि, जगजीवन राम श्रम, लियाकत अली वित्त विभाग, आसफ अली रेलवे, गजनफर अली स्वास्थ्य, अब्दुल निस्तार खां संचार। जबकि आई चुंद्रीगर को दिया गया था वाणिज्य विभाग। कौन सा विभाग? वाणिज्य विभाग। जबकि भारत के जो है वो रक्षा का जो डिपार्टमेंट दिया गया था सर्वप्रथम, वो किसको दिया गया था? बलदेव सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ये वाला और एक ये वाला, बहुत बार आए हैं पेपरों के अंदर। ठीक है, भी रक्षा विभाग किसे दिया गया था? बलदेव सिंह को। और जगजीवन राम को हमने क्या पढ़ा था? श्रम विभाग। आगे देखो, CH बाबा की अगर अपनी बात करते हैं तो इनको दिया गया था खान विभाग। कौन सा? खान विभाग के अलावा इनके पास में एक और डिपार्टमेंट था, कौन सा? बंदरगाह। जबकि जॉन मथाई की अगर अपनी बात करते हैं तो इनको दिया गया था उद्योग और आपूर्ति। उद्योग और आपूर्ति। ये था हमारा 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल, जो किसके कारण गठित हुआ था? कैबिनेट मिशन के कारण। कैबिनेट मिशन। और उधर संविधान सभा का गठन भी किसके तहत हुआ है? कैबिनेट मिशन। दोबारा देखना 14 व्यक्ति कौन कौन है, एक बार और रिपीट करते हैं। वल्लभ भाई पटेल, 2 विभाग है गृह और सूचना प्रसारण, जवाहरलाल नेहरू विदेशी और राष्ट्रमंडल, जबकि सी राजगोपालाचारी शिक्षा, राजेंद्र प्रसाद कृषि और खाद्य आपूर्ति, जोगेंद्र सिंह है विधि, जगजीवन राम श्रम, लियाकत अली वित्त विभाग, आसफ अली रेलवे, गजनफर अली स्वास्थ्य, अब्दुल निस्तार खां संचार, आई चुंद्रीगर वाणिज्य, बलदेव सिंह रक्षा, CH बाबा खान और बंदरगाह, जॉन मथाई उद्योग और आपूर्ति। अब क्या हुआ कि ये मंत्रिमंडल का गठन कर दिया और ये लीग जो है ये भी आकर के मिल गई। अब क्या है कि इधर से संविधान सभा का भी गठन कर दिया गया। संविधान सभा का भी क्या कर दिया गया? गठन। संविधान सभा का क्या कर दिया? गठन। और संविधान सभा का गठन होने के बाद में अपने पढ़ा संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389। कितने? 389। संविधान सभा का गठन हुआ, किसके तहत हुआ? कैबिनेट मिशन। और इस संविधान सभा की पहली बैठक हुई। संविधान सभा की क्या हुई? पहली बैठक। और पहली बैठक आयोजित होती है 9 दिसंबर 1946। कब आयोजित होती है? बोलो। 9 दिसंबर 1946। लगभग 299 लोगों ने इसमें भाग लिया। पहली बैठक में कितने लोग आए थे? तो कितने लोग बताएंगे? 299 लोगों ने इसमें भाग लिया। और इसके अध्यक्ष बनाए थे सच्चिदानंद सिन्हा। नाम सुना होगा इनका, सच्चिदानंद सिन्हा, जो संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष माने जाते हैं। प्रथम अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो किसे बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखना 2 दिन के बाद में इसके स्थायी अध्यक्ष भी बने थे। दोबारा से बता देता हूं, अस्थायी अध्यक्ष तो कौन बने थे? प्रथम सच्चिदानंद सिन्हा। और 2 दिन के बाद में जो है वो इसके 11 दिसंबर को जो है वो स्थायी अध्यक्ष बनते हैं 1946 को, जिनका नाम है जवाहरलाल नेहरू। 2 क्वेश्चन आते हैं भी, बताइए संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अस्थायी अध्यक्ष पहले कौन थे? तो कौन थे? कौन थे? क्या नाम है? सच्चिदानंद सिन्हा। अब क्या है कि 13 तारीख को इन्होंने जो है वो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था और उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर प्रस्तावना भी आती है।
याद रखना प्रस्तावना जो है वो कितनी तारीख को रखी गई थी, तो 13 तारीख। याद रखना जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को रखा था कौन सा प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव, और यहीं से ही संविधान निर्माण की शुरुआत मानी जाती है। याद रखना 2 बातें बताई है मैंने आपको, क्या बातें बताई है, रट्टा मार लेना, ये लाइन सीधी आती है पेपर के अंदर। संविधान सभा का गठन किया गया, कितने लोग थे इसमें, 389। पहली बैठक में भाग लेने मात्र कितने आए, 299। और ये बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946। अध्यक्ष कौन बने इसके, अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, जबकि पहले स्थायी अध्यक्ष कौन बने, जवाहरलाल नेहरू। कब, 11 दिसंबर को। और 13 दिसंबर को इन्होंने रखा उद्देश्य प्रस्ताव, जहां से संविधान की क्या मानी जाती है, निर्माण की शुरुआत। हाँ जी, नहीं, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। राजेंद्र प्रसाद है स्थायी अध्यक्ष। चेक कर लेंगे सर, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो अपने चेक कर लेंगे, कोई बात नहीं है। हो सकता है मेरे से कई बार हो जाता है, मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर यहाँ पर लगता है आपको राजेंद्र प्रसाद है तो अपने चेक कर लेंगे। जहां तक मेरे को याद आ रहा है जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है। अब क्या है कि यहां तक बात आई, संविधान बनना शुरू हो गया, लेकिन संविधान निर्माण की शुरुआत के बाद में क्या हुआ कि जो मुस्लिम लीग है उसने अपने जो कार्य थे वो वैसे ही संचालित रखे भी, ना तो संविधान निर्माण की बैठक में नियमित रूप से भाग लेना है तो भी प्रत्येक मुद्दे के ऊपर जो है वो इन्होंने अपनी बात अड़ानी शुरू कर दी भी। इस गतिविधि को, संविधान निर्माण की गतिविधि को ठीक तरीके से संचालित न करने देने के लिए इन्होंने जो है वो समय समय पर अपनी बातों को अड़ाना शुरू कर दिया। अब इसके बाद में अपने आगे चर्चा करेंगे भी किस प्रकार से भारत के नए वायसराय बने लॉर्ड माउंटबेटन, और उनकी माउंटबेटन घोषणा क्या थी, उनके बारे में अपने चर्चा करेंगे कल, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक की कहानी समझ आ गई होगी आपको।